गुड मॉर्निंग बेटा, आप सभी को अगेन। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सीए फाउंडेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल ए से लेके जेड तक सीख लिया था। आज ऐसे ही हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बखिया उधेड़ने वाले हैं। आप बिल्कुल जीरो से होके सुने और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप कुछ आता है या नहीं आता, आप सब भूल जाएं। हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को आने वाली 10 से 15 मिनट के अंदर अपने टिप्स पे ले आएंगे। ये वीडियो एक्सक्लूसिव सीए फाउंडेशन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही मैंने बनाई है। तो बेटा चलिए करते हैं स्टार्ट कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है। आप लोगों ने जैसे पढ़ा है, पहले ऑफर होता है, फिर एक्सेप्टेंस आती है, फिर एग्रीमेंट बनता है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो होना चाहिए उनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट की जरूरी चीज़ें। पर मैं आपको एक बात बोलता हूँ, इनमें से कुछ भी ना हो, नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस, नो कंसिडरेशन, नो ऑब्जेक्ट, नो रिटर्न, कुछ भी ना हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। बस उसको बनाने वाला लो है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट आप बनाते हैं बट वो लो के द्वारा अपने आप बन जाता है। ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के ऊपर बेस्ड होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये लो ना होता तो सब कुछ भी घर गया होता। ये सबसे ज़्यादा जरूरी एक ही लो है, वो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ बिना कुछ लिखे पढ़े सुने समझे भी सामने वाले लो की इंटेंशन के ऊपर जोर दिया जाता है। तो हम लो की इंटेंशन का कॉन्ट्रैक्ट हम इसको बोल सकते हैं। एक सेकेंड वेट करिएगा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का बेटा जिक्र हम कर रहे थे और सबसे पहले एक बार देखते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है क्या, इसका स्कोप क्या है। सेक्शन नंबर 68 से स्टार्ट होके 72 तक आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। हम हर वीडियो के अंदर बेटा सभी सेक्शंस का स्कोप जरूर जानते हैं, क्योंकि सेक्शन के साथ लिखना पेपर में जरूरी होता है। और अच्छे सेक्शंस अगर हम मेंशन करते हैं, सही तरीके से उनको प्रेजेंट और प्रिपेयर करते हैं, तो हमारे नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर में आने के चांसेस होते हैं। तो कोई पूछे स्कोप क्या है, तो 68 से 72 तक के सेक्शंस डील करते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मैं अब तक जो किया रिवाइज करा दूं। नॉर्मली किसी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए बेटा ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसेंट सब कुछ चाहिए होता है। पर एक ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर रिटन, ओरल, एक्सेप्टेंस, ऑफर कुछ जरूरी नहीं होता, लो के द्वारा अपने आप कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट न्याय, समानता और जस्टिस के ऊपर बेस्ड होता है, ताकि किसी भी बंदे के साथ कोई गलत ना हो। गलत चीज़ों को रोकने के लिए ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का जन्म हुआ था। तो अब स्क्रीन पर देखिएगा फटाफट, मैंने लिखा ऑल एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस, कंसेंट, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एटसेट्रा अगर प्रेजेंट है तो स्ट्रिक्टली ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर एब्सेंट है तो लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर कॉन्ट्रैक्ट जैसा है उसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसको रिजेंबलिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्यों आए इस धरती पे? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समानता के आधार पर, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस, न्याय के आधार पर इस लॉ को बिल्डअप किया गया था। दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट। सारे लॉ बनते हैं एग्रीमेंट से, पर ये एग्रीमेंट से नहीं बनता, बट इट इज इम्पोज बाय लॉ। ये वो लाइन है बेटा आपको जो पेपर में मेंशन करनी है। इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट से जन्म नहीं लेता, बट इट इज इम्पोज बाय लॉ, ये लॉ के द्वारा इम्पोज किया जाता है। तीसरी लाइन भी आपकी जबरदस्त है, इट इज अ राइट। यहाँ आपको एक राइट मिलता है, पर पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट नहीं। जिस बंदे ने आपके साथ कुछ गलत किया है उसी के अगेंस्ट आपको राइट मिलता है, बट अगेंस्ट टू अ पर्टिकुलर पर्सन। जी सर। अब मैं इसको एग्जांपल लेता हूं। 68 का अलग एग्जांपल लेंगे, फिर 69 का अलग, 70 का अलग, 71, हर सेक्शन का मैं एक अलग एग्जांपल लेके चलूंगा और हम वो सारे सिचुएशंस कवर करेंगे जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती हैं। सबसे पहले 68, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है। सप्लाई टू ए पर्सन इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। बेटा 68 का हेडिंग याद कर लीजिएगा सारे बच्चे। सप्लाई टू ए पर्सन इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, जो माइनर है, जो मेजर अब तक नहीं हुआ है, जो ल्यूनेटिक है, जो पागल है, जो इडियट है, जिनमें काम करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता नहीं होती, ऐसे लोगों को अगर आप सप्लाई देते हो, इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट पर्सन को अगर आप सप्लाई देते हो, और सप्लाई भी दो चीज़ों की होती है, या तो लग्जरी गुड्स की या नेसेसरी गुड्स की। लग्जरी की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। अगर आपने इसको नेसेसिटी, जरूरत की चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं, तो बेशक कोई ऑफर ना हो, कोई एग्रीमेंट ना हो, कोई एक्सेप्टेंस ना हो, ना उसने कहा हो, स्टिल आपको आपके पैसे सामने वाले की प्रॉपर्टी से रिकवर हो जाएंगे। उस बंदे से तो आप नहीं ले सकते, पर उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर करने का लॉ आपको राइट देता है। फॉर एग्जाम्पल, वेद सर,
राहुल माइनर है, उसने 18 साल की एज अभी अचीव नहीं करी है, माइनर इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, भरी सर्दी, 0 डिग्री टेम्परेचर, और वो बंदा बिना कपड़ों के खड़ा है और मेरी कपड़ों की शॉप है और मैंने देख लिया अगर इस बंदे को कपड़े नहीं दिए जाएंगे तो ये बंदा मर जाएगा सर्दी के अंदर, तो मैंने इसको स्वेटर, कपड़े, कंबल वगैरह नेसेसिटी प्रोवाइड कराई। आप बताइए सर्दी में किसी बंदे को कपड़े देना लग्जरी है या नेसेसिटी है? नेसेसिटी होती है सर। तो वेद सर इज एंटाइटल्ड टू, अब यहाँ पे वेद सर को राइट मिलता है कि मैं रिम्बर्स कर सकता हूँ राहुल की प्रॉपर्टी से ये पैसा। अब सवाल ही उठता है सर राहुल की प्रॉपर्टी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम राहुल से रिकवर नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी है तो रिकवर करेंगे, अदरवाइज रिकवर नहीं कर सकते। सर राहुल अगर ये कह दे तो किसने ऑफर दिया था, किसने आपको बोला था, किसने एक्सेप्टेंस, कहाँ है एग्रीमेंट, कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट, आपने क्यों दिए कपड़े, वो बोलता रहे। अगर आपने नेसेसिटी सप्लाई करी है तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल आपको समझ आ गया बेटा, इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्टेड पर्सन को अगर आपने नेसेसिटी सप्लाई की है, सर ये प्रूव कौन करेगा कोर्ट में कि मैंने नेसेसिटी दी है या लग्जरी दी है? बेटा ध्यान दीजिएगा, ये माइनर को और ल्यूनेटिक को प्रूव नहीं करना होता, ये दुकानदार को, सप्लायर को प्रूव करना होता है कि आपने नेसेसिटी सप्लाई करी है। फटाफट चलते हैं आगे, सेक्शन 69 वेद 69 जो है इसमें क्या है कि पेमेंट बाय ए इंटरेस्टेड पर्सन इस हेडिंग का नाम होता है। वेद जैसे मान लो तो मैं रोहतक के अंदर आया और मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, मैं राहुल के घर जाता हूं और वहां मुझे एक एज ए किराएदार रख लिया जाता है, तो मैं किराए पे वहां पे रहना स्टार्ट कर देता हूं। एक रूम मुझे मिल जाता है, उस रूम की साफ सफाई में करता हूं, अपने बर्तन वहां पे जचा लेता हूं। थोड़ी देर बाद मुझे पता चलता है कि राहुल के सारे बर्तन और इनका परिवार पूरा घर से बाहर निकाला जा रहा है। बैंक से अथॉरिटी आई है, स्टाफ आया हुआ है, तो मैंने पूछा जी क्या बात होगी, तो बोलते जी इस घर पे लोन है और ये लोन ये लोग चुका नहीं रहे, इसलिए हम इन सबको यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि हम इसको नोटिस दे चुके हैं और नोटिस का टाइम पूरा हो चुका है। अब मैं किराएदार था, मेरे को इस बात का पता नहीं था, मैं इनके घर में रहने में इंटरेस्टेड था। अब पेमेंट तो थी इनकी, बट मैंने उस पेमेंट को कर दिया कि अब तो सामान जचाया है, इनके साथ साथ मुझे भी भागना पड़ेगा। मैंने पूछ लिया उनसे भाई साहब आपका कितना लोन है, उन्होंने कहा 40,000। मैंने कहा ये पकड़ो 40,000 और जाते नजर आओ। अब ये पेमेंट करनी थी किसको? राहुल और राहुल की फैमिली को। कर दी किसने? वेद सर ने। तो ये पेमेंट मैंने करी किसी और के बिहाफ पे। अब बताइएगा, कुछ दिन बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो मैंने राहुल से कहा कि भाई साहब वो 40,000 रुपये मेरे को दे दो, तो इसने कहा किसने ऑफर दिया था? नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस, नो एग्रीमेंट, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं इसको क्या बोलूंगा बेटा, सेक्शन 69 भी एक सेक्शन 69 में मेंशन किया है, अगर आप पेमेंट कर देते हो किसी दूसरे की लायबिलिटी से और ऐसी जगह पे पेमेंट करते जिसमें आप भी इंटरेस्टेड थे और वो करनी थी किसी और को, तो आपको लो राइट देता है, आपको पैसे रिकवर होंगे। इट मीन्स वेद सर को राइट मिलेगा और मेरे 40,000 रुपये मुझे वापस दिए जाएंगे। सेक्शन आ गया 70 सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने किसी बंदे को कोई माल सप्लाई किया और सामने वाले ने उस माल का एंजॉय किया, बट गलती क्या रहेगी? आपने उस बंदे को माल दे दिया जिसने मंगवाया नहीं था। आपसे एड्रेस में बाई मिस्टेक होगी, सामान उतारना था किसी और के घर और बेटा आप उतार गए किसी और के घर। मान लो वेद सर अंगूर बेचते हैं, वेद सर क्या बेचते बेटा? अंगूर बेचते हैं, काले काले मीठे मीठे अंगूर मैं बेचता हूं। राहुल और रोहताश मुझे ये अंगूर उतारने थे किसी और, रोनित के घर मान लो उतारने थे, और एड्रेस मान लो मेरे से मिसप्लेस हो गया और मिसअंडरस्टैंड हो गया और मैंने वो अंगूर गलती से राहुल के घर उतार दिए। उतारने थे किसी और के घर, मैं 1 किलो धुले धुलाए अंगूर राहुल के घर उतार के चले जाता हूँ। राहुल आता है, बाहर देखता है 1 किलो अंगूर रखे और खा लेता है। ये मिस्टेक मेरे से ये जो मेरे से मिस्टेक हुई, ये मैं पूरे मंथ करता रहा और मैं मंथली मान लो इसका हिसाब किताब करता था। तो पूरे महीने मैं अंगूर रख के जाता, राहुल खा लेता, मैं अंगूर रख के जाता, राहुल की फैमिली खा खा के पूरी मोटी तगड़ी हो गई है। अब महीने के दौरान जब बिल की बारी आई तो मैंने बिल राहुल को थमाया, मैंने कहा सर ये इतने पैसे हो गए आपने अंगूर खाए हैं। तो राहुल बोलता है किसने मंगवाए थे, किसने ऑफर दिया था, क्या एक्सेप्टेंस थी? नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस, नो एग्रीमेंट, नो कॉन्ट्रैक्ट, भागो यहाँ से। तो मैं क्या बोलूँगा भाई, सेक्शन 70 क्या बोलता है? अगर मेरे से बाय मिस्टेक कोई चीज़ सप्लाई की जा रही है, एड्रेस गलती से मेरे से आपके एड्रेस पे डाल दी गई, पर मैं ये काम फ्री नहीं कर रहा था। पहली बात, मैं पैसे नॉन ग्रेसियसली का मतलब होता है मैं काम पैसे में कर रहा था। मैं एक ट्रेडर हूँ, पैसों के लिए अंगूर बेचता हूँ। अगर आपके नहीं थे तो पहले दिन मेरे को बता देते। आपने पूरे महीने इन अंगूरों का एंजॉय लिया है, इसने कर लिया है। मैं फ्री में काम कर रहा था, नहीं कर रहा था, इसलिए आपको मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। ये एग्जांपल में बेटा मैंने ही लिख रखा, वेद सर ने राहुल के घर उतार दिया अंगूर, बाय मिस्टेक ऐसा हुआ। मंथ में जब मैंने बिल मांगा तो उसने बिल से मना किया, और क्या कह के मना किया? नो ऑफर, नो एग्रीमेंट। तो वेद सर ने सेक्शन 70 का रेफरेंस देके बोल दिया मस्ट पे बाय राहुल टू वेद सर फॉर काले अंगूर। जी सर।
71 बात करता है फाइंडर ऑफ गुड्स की। मान लो वेद सर का एक छोटा डॉगी खो जाता है, मेरा एक डॉगी छोटा खो जाता है, गुम हो गया और वो राहुल को मिल गया। राहुल, जब आपको कोई चीज़ मिलती है तो लो बोलता है वो चीज़ आपकी हो नहीं जाती। ध्यान से नहीं बेटा, लो क्या बोलता है, कोई चीज़ आपको मिल गई तो वो चीज़ आपकी नहीं होगी, आप उसको एज ए बेली होल्ड करते हैं। बेली समझते हैं, जब तक ओनर नहीं मिल जाता तब तक आप उसको अपने पास संभाल के रखेंगे, तो आप उसको प्रॉपर केयर में अपने साथ रखेंगे। ऑर्डिनरी प्रूडेंस, जो साधारण बुद्धि वाला आदमी जो केयर करता है वो केयर आप करेंगे। रिस्टोर द गुड्स, अगर इफ द ओनर इज फाउंड, अगर मालिक कल को मिल जाता है तो गुड्स को वापस कर देंगे। रीजनेबल सर्च करना आपका बनता है, मालिक को ढूंढना आपका बनता है। हाँ, जो भी एक्सपेंसेस ये काम करने पे, उसकी रखवाली करने में, उसको नहलाने धुलाने में, वो बीच में बीमार पड़ गया था, आपने डॉक्टर को बुलाया, उस डॉगी के ऊपर राहुल ने जो भी खर्च किया वो एक्सपेंसेस वो मालिक से रिम्बर्स कर सकता है। अब मालिक ये नहीं बोल सकता किसने कहा था आपको इसको इलाज करवाने की, किसने कहा था आपको इसको खाना खिलाने की, तो ये नो ऑफर नो एक्सेप्टेंस ऐसा नहीं बोला जा सकता। यहाँ पे वेद सर को राहुल को पेमेंट करनी पड़ेगी अगर वो पेमेंट जेन्युइनली उन्होंने उस डॉगी की रखवाली में करी है तो। फाइंडर ऑफ गुड्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? जी सर। सेक्शन 72 आ गया, मनी पेड बाय मिस्टेक अंडर कोर्सियन, बाय मिस्टेक और कोर्सियन। बाय मिस्टेक का मतलब क्या है? राहुल से गलती से टैक्स जमा हो गया म्युनिसिपल टैक्स अथॉरिटी के पास। मेरी और राहुल के बीच में कोई लीज एग्रीमेंट हुआ था, वेद सर की जमीन थी, राहुल ने लीज पे ली थी और लीज की टर्म्स में वो मिसअंडरस्टैंड कर गया, वो टैक्स देना तो था वेद सर को और गलती से राहुल ने जमा करवा दिया म्युनिसिपल टैक्स अथॉरिटी को, ज्यादा करवा दिया, कम करवा दिया, बाय मिस्टेक जमा करवा दिया। अब राहुल को वो पैसा रिकवर हो सकता है क्योंकि बाय मिस्टेक जो भी काम होता है उसमें ऑफर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट नहीं देखा जाता, प्रॉपर्टी उसी के पास पहुंचनी चाहिए जिस बंदे के पास से वो बिलोंग करती है। इसलिए लीज टर्म मिसअंडरस्टैंड होने की वजह से जो पैसा बाय मिस्टेक राहुल ने पे कर दिया म्युनिसिपल टैक्स अथॉरिटी को, तो म्युनिसिपल टैक्स अथॉरिटी को मस्ट ये पैसा रिम्बर्स करना पड़ेगा, राहुल को ये पैसा रिकवरेबल माना जाएगा। तो बेटा फटाफट रिवाइज करते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, नो ऑफर नो एग्रीमेंट, ये रिजेंबलिंग टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के ऊपर बेस्ड है, ये न्याय और समानता के ऊपर बेस्ड है, इसको एग्रीमेंट नहीं बनाता, इसको लॉ इम्पोज करती है, ये पूरे वर्ल्ड के अराउंड आपके अगेंस्ट आपको राइट नहीं देता, किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट आपको राइट देता है। सेक्शन 68 बोलता है अगर आप किसी इनकेपेबल पर्सन को सप्लाई करते हैं। सेक्शन 69 बोलता है अगर आप किसी और के बंदे को पेमेंट करनी थी और इसके ब्याह पे आप पेमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है कि आपने किसी चीज को, कोई चीज सप्लाई करी है किसी बंदे को और सामने वाले ने उस चीज का एंजॉय भी लिया, जो मैंने काले अंगूर का एग्जांपल लिया था, और ये काम आप ग्रेसियसली फ्री नहीं कर रहे थे, नॉन ग्रेसियस आपने पैसे में ये काम किया है तो आपको पैसा मिलके रहेगा, नो डाउट, कोई इशू नहीं था। और फिर नेक्स्ट सेक्शन हमने किया था अगर आपको कोई चीज मिल जाती है, आप फाइंडर ऑफ गुड्स हैं, तो आपको एज ए बेली काम कर रहे होते हैं, प्रॉपर केयर आपको करनी है, मालिक आपको ढूंढना है, रीजनेबल सर्च आपको करनी है। हाँ, जो पैसा आपने खर्च किया होगा वो आपको रिकवर हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे लास्ट 72 सेक्शन में बोलता है अगर आपने बाय मिस्टेक किसी को मनी पेमेंट कर दी है और तो वो पैसा आपको रिकवर हो जाएगा, नो इश्यू, कोई ऑफर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट नहीं देखा जाता। न्याय नाम का भी कोई चीज़ है, इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो बेटा ये सारी एक बार फटाफट मैं आपको मैच करवा देता हूँ, किससे? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से। यूनिट नंबर 6 निकाल लीजिएगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। पहली 4 लाइनें बेटा रिपीट कर रहे हैं। ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कंटेन, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सारे एलिमेंट होते हैं जैसे ऑफर, एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट। बट सम टाइम, कुछ टाइम पे ऐसा होता है लो इम्प्लाई प्रॉमिस, प्रॉमिस को पूरा करवा देता है, जबकि वेयर देयर इज नो ऑफर नो एक्सेप्टेंस नो जेन्युइन कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन कुछ भी नहीं था, फिर भी लो उसको पूरा करवा देता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या रिजेंबलिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी लाइन पे अंडरलाइन कर ले, सेकंड पैराग्राफ पे जो एक लाइन दे रखी छोटी सी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड्स कंसाइंस। जी सर। उसके बाद सीधा हम एग्जांपल में आते हैं। जो ये 3 साइलेंट फीचर्स दे रखे हैं, इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट से राइज नहीं होता, बट इट इम्पोज बाय लॉ। सी पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा, ये वो राइट है जो पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट आपको नहीं मिलता, बट पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट आपको मिलता है। 68 नेसेसरी का है, 69 पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, 70 नॉन ग्रेसियस एक्ट, 71 फाइंडर ऑफ गुड्स और 72 मनी पेड बाय मिस्टेक।
68 क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई करी आपने किसी पर्सन को, उस पर्सन को जो इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्टिंग, जैसे माइनर और ल्यूनेटिक होते हैं। कोर्ट में प्रूव किसको करना पड़ेगा, फटाफट बताओ बेटा, सप्लायर को प्रूव करना पड़ेगा कि सर ये चीज नेसेसरी लग्जरी नहीं थी। बी पॉइंट में फटाफट रिकॉल करो बेटा, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, कौन किसके घर में रहता था, मैं राहुल के घर में किराएदार रहता था, अभी अभी मैंने सामान जचाया है, राहुल और राहुल की फैमिली का सामान कुछ लोग बाहर फेंक रहे हैं क्योंकि वो लोन की पेमेंट नहीं कर रहे थे, वहां रहने का दिल मेरा भी था, इसलिए इंटरेस्टेड पर्सन मैं भी था, मैंने उठा के पेमेंट कर दी। तो आप बताइए मुझे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल के रहेगा सर, बिल्कुल। नेक्स्ट बेटा, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन, उस बंदे की क्या ऑब्लिगेशन पड़ेगी, राहुल की क्या ऑब्लिगेशन होगी जो एंजॉय कर गया बेनिफिट्स काले अंगूर को, जो ऑफ नॉन ग्रेसिस, जो पैसे वाले अंगूर थे, जो पैसे में जिसका काम किया जा रहा था। ऐसा करने के लिए 3 कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। फर्स्ट, ये जो काम किया जा रहा था लॉफुली काम किया जा रहा था, ठीक है, अंगूर बेचना अनलॉफुल नहीं होता, लॉफुली होता है। ये काम ग्रेसियसली नहीं किया जा रहा था, पैसे के इंटेंशन से किया जा रहा था, मैंने भी पैसे के इंटेंशन से किया है। तीसरा पॉइंट, अदर पर्सन, जो जिस बंदे के घर मैंने बाय मिस्टेक सामान दिया उसने सामान का एंजॉय किया हो, बिल्कुल इन्होंने अंगूर खाए थे। तो सारी कंडीशंस पूरी होती हैं और हमारा सेक्शन 70 इसके ऊपर लग जाएगा। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स में आप अंडरलाइन कीजिएगा, आपकी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इफ ही वर ए बेली। इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लो बेटा, पेपर में मेंशन करनी है। फाइंडर ऑफ गुड्स की वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जैसी बेली की होती है। दस ए फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हैज, प्रॉपर केयर को अंडरलाइन करो, आपको प्रॉपर केयर करनी है। ऑर्डिनरी प्रूडेंस, जैसे एक साधारण बुद्धि वाला आदमी करता है ऐसे आपको भी करनी पड़ेगी। आप गुड्स को एप्रोप्रिएट नहीं करते, सेल नहीं कर सकते, और जैसे ही मालिक मिलता है आपके गुड्स रिस्टोर करनी पड़ेगी। हाँ, जो भी खर्चा आपको इसके ऊपर आएगा आप मालिक से रिकवर कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्सिन, ये वो वाला कोर्सिन है बेटा जो आपको सेक्शन 15 के अंदर सिखाया जाता है। और अगर बाय मिस्टेक मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप किसी बंदे को पेमेंट कर देते हैं, एग्जांपल में म्युनिसिपल टैक्स अथॉरिटी का एग्जांपल दे रखा है जो आपको लोगों को ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। उसके बाद बेटा इन्होंने बताया डिफरेंसेस क्या है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में और कॉन्ट्रैक्ट में। 2 ही डिफरेंस है। पहला, उसमें एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के सारे लक्षण प्रेजेंट होते हैं, उसमें नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज बाय लॉ, लॉ बनाता है, और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय कंसेंट ऑफ द पार्टी, मतलब एग्रीमेंट से बनता है। तो दोस्तों ये था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। वीडियो को बार बार देखिएगा और घर पे रह के मन लगा के तैयारी कीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाता है बेटा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बाकी सभी लॉ का बेस होता है। तो कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।